हेलो नमस्कार वेलकम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मैं समझता हूं कि सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में आज थोड़ा सा और आसान आप लोगों के लिए मैं करता हूं। देखते हैं, अगर आज भी समझ में नहीं आया फिर तो अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि भाई पिछली क्लासेज में नहीं समझ में आया, तो मैं आज और एक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है। राधे राधे स्वाति जी, पल्लवी जी, केजीएस यूजर, अरविंद, कार्तिक, अपूर्वा, सोनी, पूजा सिंह पटेल, बेबी कुमारी, रीना कुमारी, मोनी कुमारी। अब चलते हैं, चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। सुनिए, पहले तो शब्द शक्ति ऐसी समझ लीजिएगा भाई। शब्द शक्ति का अर्थ और परिभाषा। शब्दार्थ संबंध शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को हम शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जरा देख लेते हैं। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति है क्या? शब्द और अर्थ की जो शक्ति है उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। सिंपल से शब्दों में समझिएगा, शब्द और उसके अर्थ की जो शक्ति है, अर्थ की शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। कहते हैं कि हिंदी साहित्य में इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। पहले इसको समझा करके आज फिर क्वेश्चन कराएंगे। पहले इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में बिना शब्द शक्ति के साहित्य में चमत्कार उत्पन्न नहीं होता। मतलब साहित्य में हम किसी भी आनंद की अनुभूति का कहीं ना कहीं अभाव होता है। आनंद हमें अच्छे से नहीं आता, इन शब्दों के माध्यम से ही आनंद आता है। अब अलग अलग कवि हैं, अलग अलग प्रकार के लेखन का कार्य करते हैं। ठीक है। कुछ कवि ऐसे होते हैं जो अपनी बात को चाहे कविता के माध्यम से हो, चाहे छंदों के माध्यम से हो, चाहे पद के माध्यम से हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे बात हमें डायरेक्ट समझ में आती है कि कवि क्या कहना चाह रहा है। कुछ कवि की लेखन विशेषता ऐसी होती है कि वह डायरेक्ट ना कह करके शब्दों के कुछ ऐसे शब्दों का अपने काव्यों में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्ट ना कह करके एक कटाक्ष के रूप में, एक व्यंग के रूप में, या कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए जाते हैं जिसका हमें अर्थ ढूंढना पड़ता है। अर्थ समझने के बाद हमें लगता अच्छा इसका अर्थ ये था, मैं तो दूसरा समझ रहा था, तो उसे फिर आनंद आता है। और कुछ ऐसे लिखते हैं, है ना, कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ कवियों का ऐसा गुण होता है लेखन का कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग तरीके से उसका अर्थ ले लेता है। जिस संदर्भ में पढ़े उसी संदर्भ में उसको लगे कि अच्छा इसके तो कई रूप हो सकते हैं, इसके कई अर्थ हो सकते हैं, तो उसी संदर्भ में। अब जैसे इस शब्द शक्ति को अगर हम बात करते हैं, इस शब्द और उसके अर्थ की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इन शब्द शक्तियों को हम तीन भागों में बांटते हैं। किस भाग में बांटते हैं, तीन प्रकार से इनको व्यक्त किया जाता है, तो इनको हम तीन रूपों में बांटते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं अभिधा। क्या कहते हैं? अभिधा। दूसरा है लक्षणा। तीसरा है व्यंजना। इनको नाम दिया गया तीन प्रकार से। जब हम बातों को बताते हैं तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है। व्यंजना। अब देखो, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीन प्रकार की चीजें हैं। अभिधा किसे कहते हैं? अभिधा
अभिधा शब्द शक्ति किसे कहा जाता है? जब साहित्य में साहित्यकार अपनी बातों को बिना घुमाए फिराए सीधे सीधे कहता हो, सीधे सीधे कहता हो और पाठक अर्थात पढ़ने वाला पाठक भी उसका अर्थ उसी अर्थ में या लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण करता है, तो इस प्रकार की रचना को अभिधा शक्ति रचना कहलाती है। अभिधा रचना कहलाती है। ठीक है, ठीक है। सीधे सीधे अर्थ प्रकट करने वाले को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अलंकार पढ़ा देंगे। अब बात करते हैं इसको, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह एक आम का पेड़ है। क्या है? आम का पेड़ है। अब यहां पर जैसे एक वाक्य प्रयोग किया गया है, एक आम का पेड़ है। यहां पर दो शब्द है, जैसे एक आम है और एक पेड़ है। दोनों का आप लोगों ने क्या अर्थ समझा? आप लोगों ने इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ रखा? आम कहने पर आपने आम और पेड़ दोनों में से कुछ अलग अर्थ निकाला क्या? नहीं ना। दोनों में से कोई अलग अर्थ निकाला? नहीं, वही अर्थ निकाला है जो लिखा गया है। तो अर्थात आम कहने पर आपको आम का बोध हुआ और पेड़ कहने से पेड़ का, कोई अन्य अर्थ नहीं लिया। जैसा लिखा गया था वैसा ही। आम कहते ही आपके दिमाग में आम का चित्र बना और पेड़ लगते ही आम का पेड़ का चित्र आपके सामने बन गया। तो इसके अलावा कोई अन्यत्र अर्थ नहीं लिया। तो जैसा कहा गया वैसा ही आपके दिमाग में चित्र भी बना। तो ये बात हो गई सीधी सीधी। इसको, इस तरह की रचनाओं को अभिधा कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। यह हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा है, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा अर्थ। हिंदी से आप हिंदी समझ रहे हैं और भाषा से आप समझ ही रहे हैं कि जिसको बोला जा रहा है।
तो हिंदी दोनों का हमने ना अर्थ विपरीत लिया और ना ही कुछ अलग अर्थ निकाला। हमें सिंपल पता है कि यह हिंदी भाषा है, तो हिंदी के बारे में समझ रहे हैं और भाषा के बारे में भी, कोई अन्यत्र अर्थ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इन दोनों प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं इनको हम क्या कहते हैं, अभिधा श्रेणी में रचना कहते हैं। अब चाहे तो इसको आप यहां से एक बार नोट कर लो, अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको नोट कर लो, फिर आगे चल रहे हैं, कर लीजिए। ठीक है, तो जहां पर बात सीधी सीधी कही जाए और शब्दों का प्रयोग जो किया जा रहा हो, कोई ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किया गया, उसका अर्थ भी समझ में आ रहा है, सीधा ही है, दोबारा लिख दिया है यहां पर आपके सामने। नोट कर लिया होगा, जैसे यह आम का पेड़ है तो आम का भी अर्थ समझ में आ रहा, पेड़ का भी अर्थ समझ में आ रहा। ओके, यह हिंदी भाषा है तो मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई हिंदी भाषा, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकाल रहे हो आप। लेकिन अब आते हैं दूसरा जो गुण है, दूसरी जो चीज है, उसको हम कहते हैं लक्षणा। लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, लक्षणा शक्ति किसे कहेंगे, ये सब काव्य में है। जहां पर साहित्यकार किसी बात को कहने के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, आदि के लिए उसके गुण, व्यवहार, और प्रयोग के आधार पर अन्य शब्द का इस्तेमाल करता है, शब्द का प्रयोग करता है जिसमें बात को समझने की आवश्यकता पड़ती है, देखो यहां पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला, मान लो कोई हमारा मित्र है और हम अपने अब हम उसको बोल नहीं सकते हैं, किसी चीज को बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसको बोलें, हम चाहते हैं उसको बोलें, किसी चीज के लिए टोके, तो हम उसको डायरेक्ट उस चीज पे नहीं कह सकते हैं,
हम बल्कि क्या करते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां या फिर कुछ ऐसे शब्दों को बोल करके वहां से हट जाते हैं। हम अपनी बात कह गए, उसको बुरा भी नहीं लगा, लेकिन बाद में जब उसको समझ में आया, उसे लगा अच्छा उसने वो बोला था, उस समय बात भी रह गई, दिल में भी उसके चुभ गई, और वो उस पर सुधार भी कर लिया। तो इनडायरेक्टली बात जहां हम कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पूरी की पूरी बात नहीं, कई कई बार हम सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कहते हैं, है ना, कई कई बार हम सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम लक्षणा का प्रयोग करते हैं। जैसे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई भी ऐसी चीज हो, उसके गुण की ओर इशारा कर रहा हो, मतलब वही कह दिया, गुण और व्यवहार, और प्रयोग के आधार पर, मतलब जैसा वो व्यवहार कर रहा है, या उसकी जगह प्रयोग शब्द हमने इस्तेमाल किया, तो व्यवहार के आधार पर अन्य शब्दों का प्रयोग करता है जिस बात को समझने की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब जैसे यहां पर हम कह सकते हैं जैसे कि लाल टोपी आ रही है, लाल टोपी आ रही है, रही है। क्या टोपी आ रही है, लाल टोपी आ रही है? अगर हम बात करें तो इसका मतलब यहां पर लाल टोपी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अब देखो, जब हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासनकाल था, तो उस समय और उसके बाद भी अभी कुछ स्टेट में लाल टोपी किसकी है? पुलिस की है। आजकल क्या कह देते हैं, मामू आ रहा है, कई जगह पर आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है, लाल टोपी नहीं बोलेंगे ना, लाल टोपी का मतलब यहां पर लाल टोपी से नहीं है, लाल टोपी का मतलब पुलिस से है। तो ये जो शब्द है, लाल टोपी जो शब्द है, ये शब्द डायरेक्ट नहीं है, यहां पर हमने दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पुलिस आ रही है। तो हमने यहां पर डायरेक्ट शब्द ना कह करके कि कोई अन्य को पता चले, एक तरीके से हमने कह दिया लाल टोपी आ गई है। अच्छा जी, दूसरा एक वाक्य ले लेते हैं जैसे, हाँ, बहुत तलवारें, तलवारें चमक उठी। बहुत तलवारें चमक उठी। जैसे युद्ध के मैदान में अगर हम बात करें कि तलवारें चमक उठी, तो तलवारें चमक उठी का मतलब यह नहीं है कि तलवारें चमकने लग गई, तलवारें निकल पड़ी हैं। लोगों, मतलब लोग, युद्ध के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए। इसका अर्थ क्या होगा, बहुत सारे लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, है? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तलवारें चमकना, या बहुत सारी तलवारें निकल पड़ी, तलवारें निकल पड़ी या तलवारें चमक पड़ी, ऐसा अगर हम प्रयोग करते हैं, मतलब युद्ध के लिए लोग तैयार हो गए। हम्म। तो अब बात, एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप शेर हो। क्या हो? आप शेर हो। आपकी वीरता, आपके शौर्य, आपकी खामोशी, ये चीज बताती है कि क्या है, आप शेर हो। तो इस तरह की बात जहां पर हो जाए, हाँ, तो इसका मतलब क्या है,
आप शेर हो, या बहुत सारी तलवारें चमक उठी, लाल टोपी आ रही है। अब इस वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पर बात सामान्य की गई थी अभिधा वाले में, जबकि लक्षणा वाले में किसी लक्षण के आधार पर या डायरेक्ट ना कह के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि सामने वाले को हम एक चमत्कार उत्पन्न करने जैसे वाक्य रचना करके बता रहे हैं। पढ़ने वाले पाठक को भी समझ में आ रहा है कि ये जो जैसा का जैसा शब्द लिखा गया उसका अर्थ ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर समझ पड़ रहा है। ठीक है, पाठक भी समझ पा रहा है, मतलब श्रोता भी समझ पा रहे हैं, पाठक भी समझ पा रहे हैं, और लिखने वाले लेखक का भाव भी समझ में आ रहा है, लेकिन जैसा लिखा गया वैसा अर्थ नहीं है, जैसा दिया गया वैसा अर्थ नहीं, ये लक्षणों के आधार पर लिखा गया है। तो ये क्या कहलाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति। साहित्य में जब इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है इसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है? अभिधा, लक्षणा, अब व्यंजना। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है? व्यंजना शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। ये क्या होता है बाबू? व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? वो कुछ चीजें अगर हम उसको डिटेल में जाएंगे फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए अभी उसको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन अभी रुक जाओ, पहले बेसिक बेसिक चीजें समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर सारी चीजें आपको उस पर जब बेस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। पहले बेसिक वाली चीजें। हाँ, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति में हम क्या करते हैं? जब साहित्यकार, जब साहित्यकार अभिधा, अभिधा और लक्षणा का प्रयोग ना करके एक इस प्रकार का साहित्य रचना करता है, रचना करता है जिसमें एक शब्द के एक से अधिक 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 संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है वहां क्या होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, वहां क्या होगा? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब चलते हैं आगे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे? जैसे रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, रहमन पानी राखिए, बिनु
पानी सब खून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष खून। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आया है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। पानी शब्द एक ही है, इसी शब्द की शक्ति है, इसी शब्द की ताकत है कि मोती के संदर्भ में आएगा तो चमक के रूप में होता है, अब बिना पानी के चमक नहीं आती है। मनुष्य के रूप में अगर आता है तो पानी, पानी का मतलब होता है इज्जत। क्या होता है? इज्जत। कहते हैं पानी पानी हो गया, मतलब इज्जत उतर गई। और चूने के अर्थ में, चून के दो अर्थ लिए जाते हैं, कुछ लोग आटे से लेते हैं, कुछ लोग चूना से लेते हैं। अगर चूने के संदर्भ में लेते हैं तो चून का मतलब होता है, चून का मतलब क्या होता है? चूना। चूने में यदि पानी नहीं है तो चूना मर जाता है, चूना खत्म हो जाता है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी के तीन अर्थ लिए जाते हैं। पानी का मोती में अगर अर्थ लेंगे तो मोती के संदर्भ में अगर अर्थ लेंगे तो चमक में आएगा। मानुष के अर्थ में अगर लेंगे तो क्या होगा? इज्जत में होगा। और चून के संदर्भ में लेंगे तो जीवन से होगा, या यूं कहें यूज से होगा, उसके वैल्यू से होगा। तो एक ही शब्द के जहां अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं वहां पर क्या हो जाएगा आपका? वहां पर आपका व्यंजना हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब चलते हैं जरा थोड़ा सा और आगे, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अभी तो हमने लिख करके बता दिया, लेकिन ये देखना जरूरी है। ये देखना इसलिए जरूरी है, थोड़ा सा इधर समझिए कि आज मैंने थोड़ा सा वैसे अलग कर रखा है, कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि जितना लिखने वाली पार्ट है उतना लिखवाएंगे। कहते हैं शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार वाले शब्द को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें शब्द का अर्थ का बोध होता है उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। अब देखो, शब्द शक्ति के भेद जो है, शब्द शक्ति के तीन प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीन प्रकार के भेद होते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है। अब यहां पर जो समझते हैं, इन तीनों से संबंधित तीन प्रकार के शब्द होते हैं। देखो, अभिधा के लिए हम वाचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लक्षणा के लिए हम लक्षक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और व्यंजना के लिए हम व्यंजक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके लिए होते हैं तीन शब्द। इतनी बात क्लियर है कि अभिधा के लिए वाचक शब्द, लक्षणा के लिए लक्षक शब्द, व्यंजना के लिए व्यंजक शब्द। ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? इनसे संबंधित तीन प्रकार के शब्द होते हैं। ज्यादा कुछ नहीं समझना है यहां पर। इसी प्रकार से क्या कह रहे हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना से संबंधित तीन प्रकार के शब्द होते हैं। अब तीसरा एक शब्द दिया गया है, इनके जो है तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। इन शब्दों के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। क्या अर्थ होता है भाई? जैसे अभिधा से होता है, वाचक से बना है वाच्यार्थ, अर्थात वाच्य का अर्थ। लक्ष्यार्थ मतलब लक्ष्य का अर्थ निकलेगा, और व्यंग्यार्थ में व्यंग का अर्थ निकलेगा या शब्द विशेष का अर्थ निकलेगा। तीन प्रकार से अर्थ निकलेगा। अभिधा के लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वाचक, और वाचक से बनेगा वाच्यार्थ। जो शब्द बोला गया डायरेक्ट उसका अर्थ निकलेगा। लक्षणा में जो लक्षक है, जिसको लक्ष्य किया जा रहा है, उस लक्ष्य के अनुसार हमें अर्थ लेना होगा। और व्यंजना में व्यंजक होगा, जो कि हमें व्यंग्यार्थ शब्द भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई?
अभी उसमें और भी एग्जाम्पल देंगे आपको, व्यंजना वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर मैंने आपको अलग अलग कर दिया है। क्या है भाई? शब्द है वाचक, शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा। वैसे तो इतना मैंने किया नहीं, लेकिन जब कोई बोल देता है कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो मेरा थोड़ा सा एक नियम है कि भाई बच्चों को समझ में आना चाहिए। वाचक की शब्द शक्ति होती है अभिधा, और इसका अर्थ होता है वाच्यार्थ। शब्द है लक्षक, और इसका अर्थ होता है लक्ष्यार्थ, और इसकी जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा। व्यंजक जो होता है उसका अर्थ होता है व्यंग्यार्थ, और इसको कहते हैं व्यंजना। ठीक है, ऊपर लिख दिया है शब्द क्या है, अर्थ क्या है, और शब्द शक्ति कौन है। इतनी तीन चीजें याद रहेंगी। वैसे ज्यादा कोई वो नहीं है इसमें, कठिन नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति आपको बता ही दिया है, फिर भी एक बार यहां देख लेंगे, क्योंकि किताबी नॉलेज कई बार जरूरी हो जाती है। मतलब जो इस तरह से लिखा जाए वो जरूरी हो जाता है, पेपर में ऐसे शब्द आ जाते हैं, वो तो साधारण रूप से आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन जब परिभाषा कहीं कुछ पूछी जाएगी तो क्या करोगे? तो इसलिए इस चीज को भी समझिएगा कि शब्दों को सुन करके या पढ़ करके श्रोता या पाठक, सुनने वाला या पढ़ने वाला, उसका जो भी लोक प्रसिद्ध अर्थ या तत्क्षण ज्ञात हो जाता, मतलब तुरंत, जो कुछ भी, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, जो भी अर्थ दिया जा रहा है तत्क्षण या तुरंत जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है उसको ले लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिधेयार्थ या फिर वाच्यार्थ कहते हैं। जो भी हम अर्थ निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। और इसी अभिधार्थ को बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है, उस शब्द शक्ति को अभिधा कहते हैं। यहां बात क्लियर हो गई। जैसे दिया गया है, हमें फल खाने चाहिए। यहां पर फल का सामान्य अर्थ है, फल के अर्थ में फल कहते ही फल का चित्र बन गया ना, कुछ ऐसा अर्थ तो नहीं है। फल कहने पर आपके दिमाग में फल का चित्र बना, चाहे वो आम हो, अंगूर हो, सेब हो, संतरा हो, केला हो, जो भी आपके मन में आया, जिसका भी आप अर्थ ले रहे हैं, लेकिन फल में कोई ना कोई फल आपके दिमाग में बना, अन्य कोई चीज तो नहीं सोचा ना, फल ही दिखा। तो इसका मतलब क्या है? जैसे शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट जैसे अर्थ ग्रहण करोगे उसको अभिधा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया है? बिट्टू, श्वेता, दीपा, पूजा, केजीएस, अपर्णा, कुंदन, स्वाति, अर्पिता। क्लियर है? अभी भी दिक्कत आ रही है? अब लक्षणा के बारे में देखिएगा। जो पहले दो क्लासेज में पढ़ाया उन सबसे अलग, शुरू से दोबारा से अलग चीजें लिखी, अलग परिभाषा, अलग चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आया। चलें जी। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर, अर्थात जो उसका मुख्य अर्थ है, जैसे जो शब्द दिया गया है उसका अर्थ ना हो, बल्कि मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है। मतलब उसके लिए पहले से कोई शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, या प्रयोग के आधार पर जो भी आ रहा हो, जैसे वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। जिन्नत खातून, जी बिल्कुल, नाम ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे। ठीक है, आप देखिए, जीनत खातून रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किए जाते हैं, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, अर्थात लक्षण के आधार पर। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे यहां दिया है मोहन गधा है, एक शब्द का इस्तेमाल आया। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि मोहन है तो गधा है, गधा तो नहीं है ना, बल्कि
यहां पर उसके मूर्खपने को दर्शाने के लिए कि मोहन जो है बुद्धि से काम नहीं ले रहा है, इसलिए यहां पर क्या है, गधा शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है, मोहन के लिए गधा शब्द प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हम टारगेट किस चीज को कर रहे हैं, मोहन को मूर्ख बताना चाह रहे हैं, लेकिन मूर्ख शब्द इस्तेमाल ना करके हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, गधा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उसको बुरा लगे ना। अब ऐसा नहीं कि हम उसे जानवर कह रहे हैं और ये बात बात में हम बोल देते तू तो यार मेरा गधा है, तुझे समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो लक्ष्यार्थ है वो हम उस व्यक्ति को उसकी बुद्धि के पैमाने के आधार पर बता रहे हैं। हम्म यह अर्थ इसलिए ग्रहण किया गया क्योंकि गधे का मुख्यार्थ जो है एक जानवर यहां बाधित हो रहा है और यह अर्थ किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर लिया जा रहा है। मतलब जो मुख्यार्थ है, गधा जो है शब्द, ये मुख्यार्थ क्या है, गधा एक किसके लिए हो गया, मुख्यार्थ हो गया एक जानवर के लिए। अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पर गधा शब्द जानवर के लिए है, लेकिन इसका लक्ष्य कुछ और है, लक्ष्य किसी और चीज के लिए उसकी मूर्खता को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, लक्षणा हो जाएगा। अब चले आगे, चलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, लास्ट है व्यंजना शब्द शक्ति। अभी भी नहीं समझ में आया तो बता दो प्रभु कि आज भी समझ में नहीं आया। कहते हैं अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर, अर्थात जहां इनका प्रयोग नहीं हो पाता है, पर जहां एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंगार्थ कहते हैं। व्यंगार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। मतलब कहना है जहां लक्षणा और वक्षणा, अभिधा और लक्षणा का प्रयोग ना हो पाए, लेकिन हम चाहें कि भाई कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जो कि सामान्य अर्थों में हम प्रयोग नहीं करते। जैसे एक दिया गया है, उसका घर गंगा में है, जैसे प्रयोग कर देते ना, अरे उसे किस बात का डर है, उसका घर ही गंगा में है। तो इसका मतलब उसका घर गंगा में नहीं है, गंगा के किनारे हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, घर गंगा में है, तो यहां घर गंगा में नहीं हो सकता है। अर्थ ग्रहण किया गया है कि घर के जो है गंगा के निकट हो सकता है, निकटवर्ती है। तथा इससे यह भी ध्वनित हो रहा है कि घर में गंगा जैसी पवित्रता भी है, निर्मलता है, शुद्धता है। यह सब ध्वनित करने वाले शब्द दिए गए हैं। अब इसका एक और आप लोगों को मैंने बताया है, समझाया हुआ है कि जैसे कल परसों भी एग्जांपल दे रहा था, जैसे मैं कहूं सुबह के 8 बज गए, सुबह के 8 बज गए, स्कूल जाने वाला बच्चा सुबह के 8 बजने से उसका तात्पर्य क्या होगा कि भाई 7:30 बजे विद्यालय जाना था, 8 बज गए, मैं लेट हो गया हूं, है ना, ठीक है। उसका क्या हुआ कि उसके लिए 8 बजना किसके हिसाब से है। उसी प्रकार से एक ऑटो ड्राइवर के लिए 8 बजना हो सकता है कुछ अलग अर्थ हो, 8 बजने से तात्पर्य उसके लिए जॉब पर जाने से हो, 8 बजने से तात्पर्य किसी अन्य के लिए कुछ और हो। तो यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसका ध्वनि तो कुछ और हो रहा है, अर्थ कुछ और निकल रहा है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यहां तक जब समझ में आ जाए, यहीं तक पढ़ाना मेरा काम नहीं था आपको, इसके आगे थोड़ा सा ले चलना काम था, तो इसलिए इसको लाता हूं। तो मेन हमारा यहां पर है। अब शब्द शक्ति के महत्व को जरा देख लीजिए, इसका महत्व क्या है, ठीक है, वहीं से है जहां से आप हैं, ठीक है रानी जी। अब इसका महत्व क्या है, शब्द शक्ति का महत्व क्या है, क्या यूज है, क्यों प्रयोग किया जाता है। शब्द शक्ति का महत्व, शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है, पहली बात, शब्द शक्ति से ही उसका
अर्थ का बोध होता है। दूसरा, बिना अर्थ का उचित बोध कराए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। अर्थात काव्यार्थ का मतलब होता है काव्य, काव्य मतलब होता है कविता, काव्य का मतलब होता है पद्य, काव्य का मतलब आप ले सकते हैं पदों से, छोटे छोटे या बड़े बड़े पद भी काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम निकल जाएगा तो लीची लेके आना फिर। ठीक है, बिना अर्थ का उचित बोध कराए काव्यार्थ की प्रतीति हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप चाहे अलंकार कर रहे हो, आप चाहे कविता कर रहे हो, उन कविताओं में हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे चमत्कार हो, पढ़ने में आनंद आए। तो हमें जरूरत पड़ेगी किनकी? शब्द शक्तियों की। कई बार हमें छुपाना भी होता है, कई बार हमें बताना भी होता है, कई बार हमें डायरेक्ट भी कहना होता है, कई बार हमें प्रयोग भी करना होता है। हाय रे अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध है, आंखों में आंसू और आंचल में दूध, कुछ ऐसा है ना। एक और है कहानी। निगाहें उठाई तो सामने कंकाल खड़ा था, निगाहें उठाई तो सामने कंकाल खड़ा था, कंकाल नजर आया। तो यहां कंकाल से तात्पर्य नहीं है, एक ऐसे शरीर की बात कर रहा है जिसके शरीर में हड्डियां हड्डियां ही नजर आ रही हैं, गरीब हो या कमजोर है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा? हम्म बताएं। निगाहें उठाकर देखी तो सामने कंकाल खड़ा था, कई बार साहित्य में प्रयोग किया जाता है। तो यहां कंकाल नहीं खड़ा हो सकता, बल्कि कंकाल जैसे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, उसके शरीर दुर्बल काय क्षीण शरीर के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये लक्षणा होगा। क्या होगा? लक्षणा होगा, लक्षणा का प्रयोग वहां किया जा रहा है। लक्षणा और व्यंजना से युक्त उच्च कोटि को माना जाता है। जो भी साहित्य लक्षणा और व्यंजना से युक्त होता है उसे उच्च कोटि का माना जाता है। अगला, जब सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कर पाता है तो उसे लक्षणा और व्यंजना का सहारा लेता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। लक्षणा से भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। भाषा केवल लक्षक और व्यंजक पर बल की सीमा को अपरिमित करती है। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जो क्षमता होती है उसमें व्यक्त हो जाता है। कई बार कई सिचुएशन में वो नहीं बोल पाता है तो अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए अभिधा और लक्षणा शब्दों का इस्तेमाल करता है। और व्यंजना का व्यापार बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। व्यंजना शक्ति के बल पर हम किसी भी शब्द के कोई भी काम ले सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं, एक ले सकते हैं, चिरंजीव जोरू जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, वो वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दो शब्द है, एक दिया गया है वृषभानुजा, वृष भानु जा वे वृषभानुजा वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर, धर के वीर। अब देखो यहां पर अलग अलग अर्थ लिया जाएगा, ये दोनों शब्दों को देखते हैं। ये दो शब्द यहां पर आ रहे हैं, दोनों के हम अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। कैसे? डबल मीनिंग पता चलेगा।
अगर हम अलग करते हैं इसको, दो तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं वृषभ प्लस अनुजा, अनुजा, और दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वृषभानु, वृषभानुजा। देखो वृषभ मतलब क्या होता है, बैल, और बैल की अनुजा अर्थात छोटी बहन तो क्या कहलाएगी, गाय, गाय के संदर्भ में आ गया। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो वृषभानु शब्द है, वृषभानु किसके लिए है, राधा के पिता के लिए, पिता है किसके, राधा के। जा मतलब होता है जन्मना, तो यहां पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, राधा के लिए। अगर देखो हलधर शब्द का प्रयोग अगर गाय के संदर्भ में लोगे तो बैल के लिए आएगा, हल को धारण करने वाले कौन है, बैल हैं। दूसरा, अगर राधा के संदर्भ में लोगे, ये हलधर किसके हैं, बलराम के लिए प्रयोग किया जाएगा। मतलब अगर हम कृष्ण के संदर्भ में लेते हैं, राधा और कृष्ण की अगर बात कर रहे हैं, तो राधा के लिए वृषभानुजा अर्थात वृषभानु की पुत्री, और हलधर के वीर मतलब हलधर के भाई कौन है, तो कृष्ण है हलधर के भाई। हलधर किसे कहा जाता है, हलधर कहा जाता है बलराम को। तो बलराम के भाई हैं कौन, कृष्ण है। तो यहां पर अगर बात राधा कृष्ण की हो रही है तो इसका अलग अर्थ निकलेगा, गाय के बारे में हो रहा है तो अलग अर्थ निकलेगा। यह व्यंजना के अंतर्गत है, जहां पर एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ टुकड़े करने पर हम निकाल सकते हैं। तो ये व्यंजना का है, ये व्यंजना का जो व्यापार है वो बहुत विस्तृत है, जहां पर हम शब्द का कोई भी काम ले सकते हैं। एक ही शब्द को हम वृषभानु मतलब राधा के पिता के रूप में ले रहे हैं, और एक ही शब्द को हम गाय के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकोक्ति और मुहावरे नवनीत राज जी, ये हमारा जो है लक्षणा में प्रयोग करते हैं, व्यंजना वाले में नहीं प्रयोग करते हैं। देखो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, तो लक्षणा शब्द शक्ति के लक्षार्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, एक रूढ़ा या रूढ़ से समझ लीजिएगा, और दूसरा है प्रयोजनवती। रूढ़ा का मतलब क्या होता है, जिनका रूढ़ हो पहले से। आज समझ में आ रहा है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक समझने में आज, तो मुझे बता दीजिएगा। है कोई है, रीना, मोहम्मद, खालिद, पायल तिवारी, कुंदन, काजल, रानी, नवनीत, पिंकी, श्वेता, ओके। काजोल जी आज तो खुश होंगे, 2 साल बाद समझ में आया आपको। चलिए जी, वैसे अब ये चीज समझ में आ गई होगी। चलेगा, चलेगी, सारी क्लासेस चलेंगी, क्यों। ओके। इंग्लिश का अगर खत्म हो गया होगा तो नहीं चलेगी। अब देखो इसमें थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो बता दीजिए ना, आपके लिए तो उतना ही है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी चीजें मैंने एक्स्ट्रा दे रखी, ज्यादा नहीं है। ये अगर आप समझ लेंगे तो आगे के लिए काम आएगा, लेकिन आपके उसमें नहीं पूछा जाएगा। पढ़ना होगा तो बता देना, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। सामान्य सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी है जो पेपर में आते हैं। बात आपको यहीं पर दिक्कत हुई थी, और ये हम जो है आपको आगे की क्लासेज में अगर आप कहेंगे तो करवाएंगे, नहीं तो फिर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है इधर वाला, क्योंकि उसको थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं, तो आपको करना होगा तो बताना, नहीं तो हम यही छोड़ देते। आपके लायक जितना एग्जाम में आता है वो मैंने आपको समझा दिया है।
ठीक है। अब नहीं तो हम कल क्वेश्चन करवा देते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चन करवा के ये काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे जो लोग आगे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा देते हैं तो फिर कल क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। तो कल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, यूजीसी नेट के लिए सही है ये। तो उसमें जब करवाएंगे तब करवा देंगे। तो अभी हम ले रहे हैं आप लोगों से विदा, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए कल क्वेश्चन हो जाएगा इसका, कल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। कल जो है अलंकार फिर लिटरेचर। जय हिंद, जय भारत।